नमस्ते। कभी सोचा है कि ये दुनिया, हम सब आखिर बने किस चीज से हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सदियों से पूछते आ रहे हैं। चलिए आज इसी के जवाब की तलाश करते हैं। मतलब जरा सोचिए, आपके आसपास की हर चीज, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, और हाँ, हम खुद भी, इन सब में कॉमन क्या है? ये सब बनी किस चीज से है? इसका जवाब ना हमें किसी भी चीज के सबसे छोटे बिल्कुल बेसिक हिस्से तक ले जाएगा। तो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि हर चीज बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है। इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। और इन्हें नाम दिया गया एटम, यानी परमाणु। शुरुआत में डाल्टन जैसे बड़े वैज्ञानिकों को लगता था कि बस यही अंत है, ये एटम सबसे छोटा है, इसे और तोड़ा नहीं जा सकता। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस की यही तो खास बात है, वो कभी एक जवाब पर रुकता नहीं है। धीरे धीरे साइंटिस्ट को लगने लगा कि शायद शायद इस एटम के अंदर भी कुछ है, एक पूरी की पूरी नई दुनिया। तो अब सवाल बदल गया था। सवाल ये नहीं था कि दुनिया किससे बनी है, सवाल ये था कि भाई इस एटम के अंदर क्या है। और फिर एंट्री होती है जे थॉम्सन की। उन्होंने इस रहस्य का पहला पर्दा उठाया। उन्होंने खोज निकाला इलेक्ट्रॉन। ये एटम के अंदर मौजूद एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल था जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि पहली बार यह साबित हो गया था कि एटम को तोड़ा जा सकता है, वो सबसे छोटी चीज नहीं है। तो फिर सवाल ये उठा कि ठीक है, एटम में इलेक्ट्रॉन हैं, पर वो है कहां, कैसे अरेंज्ड हैं? इसके लिए थॉम्सन ने एक बड़ा ही मजेदार मॉडल दिया। इसे तरबूज मॉडल कहते हैं। सोचिए, एक तरबूज है, उसका जो पूरा लाल वाला हिस्सा है ना, वो है पॉजिटिव चार्ज, और जो काले काले बीज उसके अंदर धसे हुए हैं वो हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। सिंपल है ना? पर जैसा हमने कहा, साइंस एक मॉडल पर नहीं टिकता। अब सीन में आते हैं ऑनेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने सोचा, चलो थॉम्सन के इस तरबूज मॉडल को टेस्ट करके देखते हैं। और इसके लिए उन्होंने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी ली और उस पर छोटे छोटे तेज रफ्तार वाले अल्फा पार्टिकल से बमबारी की। अब देखिए, अगर थॉम्सन का अरबूज वाला मॉडल सही होता तो क्या होना चाहिए था? रदरफोर्ड को उम्मीद थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स उस सोने की पतली सी पन्नी के आर पार सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि एटम तो तरबूज के गूदे जैसा नरम होना चाहिए था, राइट? हो सकता है कुछ पार्टिकल्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएं, पर बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो असल में हुआ, उसने साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। रदरफोर्ड ने खुद बाद में कहा था, और ये सुनने लायक है। उन्होंने कहा, यह रिजल्ट इतना हैरान करने वाला था, मानो आपने एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाया हो और वो गोला टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आप ही को आकर लग जाए। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात थी ये। तो हुआ क्या था असल में? अच्छा, ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे ही निकल गए जैसा सोचा था। कुछ थोड़ा सा अपनी जगह से हटे, डिफ्लेक्ट हुए। लेकिन और यही सबसे बड़ी बात थी, कुछ पार्टिकल्स बहुत ही थोड़े से 180 डिग्री पर वापस आ गए। मतलब जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते वापस। ऐसा लगा जैसे वो किसी ठोस चीज से टकराए हों। और ये बहुत थोड़े से कितने थे? लगभग 12,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक। आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम है, लेकिन साइंस में कभी कभी यही एक पार्टिकल पूरी कहानी बदल देता है। और इसने बदल दी। इस एक पार्टिकल के वापस आने से रदरफोर्ड ने एक जबरदस्त नतीजा निकाला। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा तो खोखला है, खाली है, और जो भी ठोस चीज है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा वजन वो एटम के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी जगह में पैक्ड है। और इस छोटी सी जगह को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। तो रदरफोर्ड का मॉडल बहुत अच्छा था, एक बहुत बड़ी छलांग थी, पर उसमें भी एक पेच था, एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सोचिए, सेंटर में है पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके चारों ओर घूम रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि ऐसे में तो इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी खो देनी चाहिए और घूमते घूमते धड़ाम से न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल होता ही नहीं, सब खत्म हो जाता। इस गुत्थी को सुलझाने आए नील्स बोर। उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं भी नहीं घूमते। उनके घूमने के लिए खास रास्ते, खास ऑर्बिट बने हुए हैं, जिन्हें एनर्जी शेल्स कहते हैं। यह बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसा है, जैसे प्लैनेट्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस खास शेल में है, वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा और बस
एटम स्टेबल हो गया। पर कहानी में अभी भी एक छोटा सा हिस्सा गायब था। 1932 में जेम्स चैडविक ने पहेली का वो आखिरी टुकड़ा भी ढूंढ निकाला। उन्होंने पता लगाया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ एक और पार्टिकल भी होता है। इसका वजन तो प्रोटॉन के लगभग बराबर ही था, पर इस पर कोई चार्ज नहीं था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये न्यूट्रल था, इसीलिए इसे नाम मिला न्यूट्रॉन। तो चलिए अब सबको एक साथ रखते हैं। अब हमारे पास एटम की एक पूरी क्लियर पिक्चर है। सेंटर में है न्यूक्लियस, जिसके अंदर बैठे हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन्स। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने अपने फिक्स्ड शेल्स में चक्कर काट रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। बस यही है एटम का पूरा परिवार। अब एक सवाल उठता है, सोना, चांदी, लोहा, ये सब अलग अलग क्यों हैं? क्या चीज एक एटम को दूसरे से अलग बनाती है? इसका जवाब है प्रोटॉन की संख्या। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी पहचान होती है। इसे ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये बिल्कुल एटम के आधार कार्ड या फिंगरप्रिंट जैसा है, यूनिक। अच्छा, एक और मजेदार बात, क्या एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स का वजन भी एक जैसा होता है? जरूरी नहीं। यहां देखिए, ये दोनों कार्बन के एटम हैं। दोनों में 6-6 प्रोटॉन हैं, तो पहचान पक्की है कि ये कार्बन ही है। पर एक में 6 न्यूट्रॉन हैं और दूसरे में 8। मतलब एलिमेंट तो वही है, पर वजन अलग अलग है। बस इन्हीं को हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो चलिए इस पूरी खोज की कहानी को फटाफट से एक बार रिवाइंड करते हैं। 1904 में थॉमसन ने तरबूज वाला मॉडल दिया। फिर 1911 में रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस खोज निकाला। 1913 में बोर ने स्टेबल शेल्स का आइडिया देकर एटम को बिखरने से बचाया। और आखिर में 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को ढूंढकर ये तस्वीर पूरी कर दी। देखिए कैसे साइंस एक एक कदम आगे बढ़ता है। तो हमने एटम का पूरा नक्शा तो बना लिया, हम जान गए हैं कि उसके अंदर क्या है। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? नहीं, ये तो बस एक नई शुरुआत है। अब अगला सवाल ये है कि अगर हम इस एटम को और जोर से तोड़ें, इसके भी अंदर झांकें, तो हमें क्या मिलेगा? कौन से नए रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं? और यही तो साइंस का मजा है, ये खोज कभी खत्म नहीं होती।